मैडम ये वाली साड़ी देखिए, ये वाली आप पर खूब जचेगी। आपको पता है शहर की जाने माने घराने की औरतें इसी साड़ी की डिमांड करती हैं। आजकल खूब फैशन में है ये साड़ी। अच्छा वैसे कितने की है ये साड़ी? सिर्फ 25,000 की है मैडम। नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक ठीक लगाओ। अच्छा ठीक है आपके लिए 23,000 लगा दूंगी, लेकिन इससे कम नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है यही पैक कर दो। वो औरत साड़ी लेकर वहां से चली जाती है। तभी उस शोरूम का मालिक सेठ जयचंद वहां आता है। अरे वाह रूपाली, तुम तो बड़ी तेज हो। सिर्फ 15,000 की साड़ी तुमने उसे 23,000 में बेच दी। ये सब आपसे तो सीखा है मालिक। अच्छा ठीक है, अब दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। ये ले, तो ये 2,500 रुपए रख, तेरा कमीशन। इससे अपने बाबा और छोटी बहन के लिए मिठाई ले जाना। शुक्रिया मालिक। घर लौटते वक्त रूपाली ने ढाबे पर से खाना पैक करवा लिया, साथ ही कुछ मिठाइयाँ लेकर वो घर आ गई। ये सब देख बिस्तर पर बीमार पड़े उसके बाबा ने उससे पूछा, अरे क्या बात है रूपाली, तेरी पगार आज ही तुझे मिल गई क्या, जो ये सब ले आई? अरे नहीं नहीं बाबा, वो तो आज मैंने एक 15,000 की साड़ी एक औरत को 23,000 में बेच दी, इसलिए मालिक ने खुश होकर मुझे 2,500 रुपए कमीशन दे दिए। अरे वाह दीदी, लेकिन आपका दिमाग इतना ही तेज है तो आप खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही वो दिन भी आएगा मेरी बहन, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन अभी तू ये सब छोड़ और खाने पर ध्यान दे। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। घर के सारे काम निपटा कर वो निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका मकान मालिक मदन लाल आ जाता है। रूपाली बिटिया, दुकान जा रही हो क्या? अरे काका आप? हाँ हाँ बस निकल ही रही थी, लेकिन आपके किराए देने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है ना? अरे बेटा, मैं अभी किराया लेने नहीं आया हूँ। वो क्या है ना, तेरी काकी कब से मुझसे रूठी बैठी है कि उसके लिए नई साड़ी लेकर आऊं। अब मैं तो इस मामले में अनाड़ी हूँ, इसलिए तू ही दुकान से आते आते अपनी पसंद की कोई 2-3 साड़ियाँ ले आना और उसके पैसे किराए के पैसों में से काट लेना। हाँ हाँ काका, ये भी कोई कहने की बात है। मैं अपनी पसंद की कोई अच्छी सी साड़ी ले आऊंगी। ठीक है बेटी, खुश रह। रूपाली का स्वभाव ही ऐसा था कि हर कोई उससे खुश रहता था, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे रूपाली की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद रूपाली शोरूम पहुंच जाती है। उसका घर शोरूम के पास था, इसलिए उसकी चाबियां मालिक उसे ही रखने को देते थे। रूपाली सबसे पहले शोरूम आ जाती और वहां झाड़ू लगाकर उसमें पूजा पाठ करके काम शुरू करती। उस रोज भी उसने ऐसा ही किया। पूजा करने के लिए उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई तो उसकी चिंगारी निकल कर एक साड़ी पर पड़ गई। रूपाली आंखें बंद करके पूजा में व्यस्त थी। उसकी आंखें बंद थीं, इतने में उस साड़ी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी दुकान ने आग पकड़ ली। आग के तपन से रूपाली की आंख खुली तो उसने देखा हर जगह आग फैल चुकी है। वो जल्दी से पानी की बाल्टी लाकर आग पर गिराने लगी, लेकिन वो आग इस कदर फैल चुकी थी कि 1-2 बाल्टियों से कहां बुझने वाली थी। तब शोरूम का मालिक भी वहां आ गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, उसने आते ही सारी आग बुझा दी। अरे कैसे व्यापारी है भाई साहब आप, पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दी और देखो अब उसी की वजह से पूरी दुकान में आग लग गई। वैसे आपका कोई इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं साहब, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये तूने क्या किया रूपाली, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी दुकान जलाकर राख कर दी। तुम सब दुकान वाले कान खोलकर सुन लो, आज के बाद कोई भी इस लड़की को काम नहीं देगा, नहीं तो तुम सबकी दुकान जला देगी ये। रूपाली रोते हुए घर आ गई और सबको सारी बात बताई। ये क्या हो गया बेटिया, अब हम क्या खाएंगे? हाँ दीदी, अब आप क्या नौकरी करोगे पता नहीं, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं जल्दी कोई न कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगी। लेकिन अगले 3 दिन तक जब रूपाली ने घर का किराया नहीं दिया तो तीसरे दिन घर का मकान मालिक वहां आया। काका जहाँ मैं काम करती थी वहां आग लग गई, इसलिए मैं चाहकर भी उनसे पेमेंट के लिए नहीं कह सकी। मुझे जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपका किराया भर दूंगी। अरे जा जा, अच्छे से जानता हूँ मैं, वो दुकान सिर्फ तेरी वजह से ही जली है। तेरा मालिक मेरा दोस्त है, मिला था वो मुझे, बेचारा रो रहा था। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि अब तुझे कोई नौकरी नहीं देने वाला। फिर मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। रूपाली अपने बाबा और छोटी बहन के साथ वहां से चली गई। उस रात वो तीनों भूखे पेट ही सड़क किनारे सो गए। अगले दिन रूपाली काम मांगने निकल गई, लेकिन वो जहाँ भी काम मांगने जाती उसे कोई काम नहीं मिला। फिर चलते चलते वो एक जंगल की तरफ पहुंच गए, जहाँ उसे टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखी। बाबा वो देखो झोपड़ी, चलो हम उसी में चलकर रहते हैं। वो सभी उसी झोपड़ी में चले गए। बाबा छोटी तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ और खाने के लिए कुछ देख कर आती हूँ। वो झोपड़ी का दरवाजा बंद करके जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते वो थोड़ी दूर आ गई, तभी उसे बाघ के दहाड़ने की आवाज आई। हे भगवान, ये तो किसी बाघ की आवाज लगती है। अगर इसने मुझे खा लिया तो पीछे से बाबा और टिया का ध्यान कौन रखेगा? माँ तो पहले ही चली गई है, अब मैं भी चली गई तो मेरे बाबा और टिया का क्या होगा?
वो दोनों बेचारे कल से भूखे पेट इसी उम्मीद से मेरी राह देख रहे होंगे कि मैं उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगी। तभी उसके सामने कहीं से बाघ आकर खड़ा हो जाता है और रूपाली को देखकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक से कहीं से दो जादुई सोने चांदी की साड़ी आई और सुरक्षा कवच की तरह उन्होंने रूपाली को चारों ओर से घेर लिया। उस जादुई सोने चांदी की साड़ी से निकलने वाली चमक से बाघ की आंखें चौंधी आ गई और उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वो वहाँ से भाग निकला। फिर साड़ियों ने रूपाली को आजाद कर दिया। मैं तो सही सलामत बच गई, लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये जादुई साड़ियाँ हैं? तभी वहाँ एक देवलोक की अप्सरा प्रकट हुई। ये जादुई सोने चांदी की साड़ी है। वाह, आप तो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत है। आखिर कौन है आप? मैं एक अप्सरा हूँ जो देवलोक से धरती लोक पर घूमने आई थी। ये दोनों सोने चांदी की साड़ियाँ मैं अपने साथ देवलोक से लाई थी, लेकिन अब इनकी जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। सोने की साड़ी को पहनकर बहुत सारा धन बरसेगा, सोने के सिक्कों के ढेर लग जाएंगे, और जब चांदी की साड़ी पहनोगी तो उससे जो भी तुम मांगोगी तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। ये कहकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो गई और जादुई सोने चांदी की साड़ी पाकर रूपाली बहुत खुश हुई और वो दोनों साड़ियाँ लेकर वापस झोपड़ी में आ गई। वहाँ आकर उसने सारी बात अपने बाबा और छोटी बहन को बताई। फिर उसने वो चांदी की साड़ी पहनी और सबसे पहले अपने लिए उस साड़ी से खाना मांगा। तभी उनके सामने ढेर सारे पकवान आ गए। फिर उसने जंगल के बाहर एक बड़ा सा घर मांगा। तभी जंगल के बाहर एक बड़ा सा घर बन गया। जब वो बाहर आई तो उसे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। फिर वो सब उसमें रहने चले गए। फिर उसने सोने की साड़ी पहनी तो ढेर सारे सोने के सिक्के बरसने लगे और वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। उसने जल्दी से वो साड़ी उतारी और नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब सिक्कों की बारिश होना बंद हो गई। ये चमत्कार देख वो सब बहुत खुश थे। अब उसने छोटी का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया। साथ ही अपने बाबा का इलाज भी बड़े अस्पताल में करवाया। कुछ ही समय में वो पूरी तरह ठीक हो गए। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।